कई बार कानून हमें बहुत पेचीदा नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि हमें कानून की बारीकियां नहीं मालूम होती या फिर हम कानून को समझने की कोशिश नहीं करते। लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये बारीकियां मालूम होनी चाहिए और इसीलिए हम हाजिर हैं ताकि आप कानून को करीब से जानें। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फिरोज खान गाजी साहब, जो कि लीगल एक्सपर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपका वेलकम है हमारे शो में। शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगर कानून से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स है 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल करके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। गाजी साहब, जैसे अक्सर हम प्रोग्राम करते हैं तो लोग हमसे ज्यादातर प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल पूछते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो प्रॉपर्टी के बंटवारे के मामले में मुल्क में क्या एक तरह का कानून है या फिर अलग अलग तरह का है? जी, एक तो बात ये कि मैं पहले ये बता दूं कि पूरी दुनिया में जो हंगामे हैं वो तकरीबन दो ही किस्म के हैं, या तो प्रॉपर्टी के या नहीं तो पर्सनल ताल्लुकात के। ज्यादातर जो केसेस हैं उसका नाम ही दिया गया है पीसी में कि केसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, केसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो केसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अक्सर आते हैं और जहां तक प्रॉपर्टी का बंटवारा है तो वो डिफरेंट किस्म के कानून है उसके लिए। एक तो सिंपल जो पूरे हिंदुस्तान पे लागू है जिसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलते हैं। बाकी जो बंटवारे हैं तो उसमें फैमिली लॉज भी बीच में आ जाती हैं, जिससे मुसलमानों का बंटवारा जो है वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से है, उसी तरह से हिंदुओं का हिंदू लॉ के हिसाब से है। हिंदू लॉ में भी दो सिस्टम होता है, दयाभागा स्कूल एंड मिताक्षरा स्कूल, दोनों के हिसाब से अलग अलग प्रॉपर्टी का बंटवारा है। इसी तरह से मुसलमानों में हालांकि बहुत क्लियर दिया हुआ है किस तरह से प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में आए प्रॉपर्टी का बंटवारा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शन भी दिए होते हैं। जैसे सपोज ये कर लीजिए कि हमने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किसी दूसरे को दे दिया है, वसीयत कर दी है, तो हमारे इंतकाल के बाद पहले वो वसीयत वाला हिस्सा जो है उसको अलग कर दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो हमारे लीगल एयर्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बस ये है कि वसीयत अगर हम अपनी प्रॉपर्टी का कर रहे हैं एज ए मुस्लिम तो 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 से कम होना चाहिए, और अपने किसी वारिसैन में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे 2 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं तो किसी एक बच्चे के नाम से कर दिया या अपनी बीवी के नाम से कर दिया, ये गलत है। वसीयत जो है वो हमेशा उनके फेवर में होता है जो कि लीगल होता है, जो कि आपके लीगल एयर्स न हो, यानी आपके इंतकाल के बाद उनका प्रॉपर्टी में, आपके प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा न हो। तो इस किस्म से प्रॉपर्टी जो है उसके बंटवारे के डिफरेंट सिस्टम हैं और डिफरेंट कम्युनिटी पे उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से लागू होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल शफी। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरा सवाल है, मैं एक साहब के पास से जमीन लिया हूँ 5 एकड़। जी, सवाल पूरा करें अब्दुल साहब, सवाल पूरा करें। 5 एकड़ जमीन लिया था और एक साहब की 52 एकड़ जमीन उसी की है। 5 एकड़। अब्दुल साहब देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। हाँ बस मैडम। जी, तो एक साहब जो है 52 एकड़ उन्हीं की है जमीन। ऐसा आप करें कि पहले सवाल को सोच लें या कहीं लिख लें ताकि टाइम कम लगे, ज्यादा से ज्यादा सवालात लोगों को पूछने का मौका मिले। जी, हरिद्वार से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, उसाया। हेलो जी, उसाया बताएं, क्या सवाल है आपका? हाँ, हमारा ये सवाल है कि राम मंदिर अब बनना शुरू होगा कि नहीं? जी मैडम, ऐसा है कि राम मंदिर बनने में मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में किसी एक भी हिंदुस्तानी नेशनल को एतराज है। सिंपल ये है कि चूंकि एक प्रक्रिया चल रहा है, जो जगह है उस जगह का विवाद चल रहा है। रामचंद्र जी से किसी को कोई विवाद नहीं है, न होना चाहिए। उस जगह के बारे में विवाद चल रहा है, उस विवाद का मसला सुप्रीम कोर्ट में है।
सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन हो जाए उसको दोनों पार्टी को मानना चाहिए। देखिए मैडम, एक बात बहुत क्लियर हम हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए कि हमारे सामने जो सबसे बड़ा हमारा जो आस्था का प्रश्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन पे जितने लोग चलने के लिए तैयार हैं वो सब एक दूसरे के भाई हैं और एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो इसमें अगर हमारे बीच किसी किस्म का डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कहाँ ले जाना चाहिए? अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले कर देना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पार्लियामेंट बनाता है, कोर्ट बनाता है, और ये कहता है कि जब एक दूसरे से किसी भी प्रॉपर्टी के मुताल्लिक कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसको बैठकर हल कर लें। अगर आपस में हल ना कर पाए तो फिर उसके लिए कोर्ट है, क्योंकि कोर्ट में पिछले जो है तकरीबन 70 सालों से ये मसला चल रहा है, ख़ासतौर से आज़ादी के बाद से, और चलते चलते सुप्रीम कोर्ट आया है। तो इसमें जितने फरीक हैं, जितने पक्ष हैं, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हुए, कोर्ट की इज्जत करते हुए उस वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन न दे दे। जब डिसीजन दे दे तो उसको आंख बंद करके मान लेना चाहिए। जी, कर्नाटका से एक कॉलर हमारे साथ हैं, सैयद शाह। हेलो जी, बोलिए। जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? हेलो, मैं यहाँ पे सिंगलौर के कोर्ट से PNDC बोल के केस डालो हूँ। वो 4 साल 5वां साल चल रहा जी। तो हमारे क्या भी नहीं, सिर्फ सेलिंग सर्टिफिकेट होना है बोल के हम पूछे कोर्ट से। हमारे एक तायरी भाई थे, उन्होंने गुजर गए, उनके बच्चे वगैरह नहीं हैं। तो वो जमीन उनकी जो प्रॉपर्टी है हमारे को है ना, वो दूसरे हमारे को लगे तो नहीं, मुझे इसमें कुछ भी नहीं। वो लोग हमारे चाचा थे, हमारे थे बोल के डाले। अब वो अभी तक ये डिसाइड हो रहा भी नहीं, क्या भी हमारे सर्टिफिकेट दे रहे नहीं। 4 टाइम केस क्या ये हुआ। देखिए चूंकि मैं आपका सवाल समझ गया, चूंकि ऑलरेडी आपका केस जो है वो कोर्ट में चल रहा है, और ये कि इसमें सीलिंग लगेगा कि नहीं उस चीज पे ये डिसाइड जो है वो उसको कोर्ट करना है। आप बराए मेहरबानी जो आपने लोकल काउंसिल किया है, जो उनसे राय ले रहे हैं, उन्हीं के राय पर ही चलिए, क्योंकि ये जमींदारी इवोल्यूशन एक्ट सीलिंग कितने प्रॉपर्टी पर एग्रीकल्चर लैंड पर लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, तकरीबन हर स्टेट में अलग अलग है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अपने लोकल एडवोकेट से आप बात करें, उनके कांटेक्ट में रहें, और उनके मशवरे के हिसाब से आप आगे बढ़ें। जी, गाजी साहब, अगर अदालती मामलों में पर्सनल लॉ की बात करें तो उसका कितना असर होता है? देखिए, इत्तफाक ऐसा है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इसमें रखा गया कि चूंकि हमारे यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो सिर्फ यही नहीं कि डिफरेंट रिलीजन के फॉलो करने वाले हैं, बल्कि वो डिफरेंट इथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। जैसे ये कि अगर मुसलमानों में लिया जाए तो मुसलमानों में भी शिया मुस्लिम ला, इस्लामिक ला होता है और सुन्नी होता है। उसी तरह से हिंदूज में आ जाइए तो दया भागा और मिताक्षरा होता है। उसी तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका अपना ट्राइबल लॉ अलग चलता है। उनके शादी ब्याह अलग हैं, सब मसले अलग हैं। तो इस चीज को देखा जाता है कि जब ऐसा कन्फ्लिक्ट हो कि पर्सनल लॉ में और जनरल लॉ में, तो पर्सनल लॉ प्रिवेल करेगा, अलावा इसके कि वो पर्सनल लॉ किसी साइंटिफिक फैक्ट के अगेंस्ट न हो, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट न कर रहा हो, और ये कि वो साइंटिफिक वैल्यूज को प्रमोट कर रहा हो, उसके अगेंस्ट न जा रहा हो, यानी कि जिसको बोलते हैं कि अज्ञानता न फैला रहा हो। तो ऐसे में जो है पर्सनल लॉ को ये दी जाती है, फौकियत दी जाती है, यानी कि प्रेफरेंस दी जाती है। जी, अगर हम प्रॉपर्टी की ही बात करें तो अगर कोई तलाकशुदा औरत है और उसके बच्चों को जायदाद में हिस्सा देना है तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे तय होता है? देखिए, बच्चों की तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लाजमी है कि ये जिम्मेदारी फादर या मदर की ही प्रॉपर्टी हो सकती है, फादर की ही प्रॉपर्टी हो सकती है। तो उनके इंतकाल के बाद प्रॉपर्टी में जो मुस्लिम लॉ हैं उनको लॉ ऑफ वरासत है, जो कि कुरान शरीफ में क्लियर दिया हुआ है। उसके बाद पिछले 1400-1500 सालों में, तकरीबन 1450 सालों में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है डिफरेंट जगह, कि कैसे कैसे उसको डिवाइड किया जाए, कौन कौन से लीगल ईयर्स हैं, कौन से लीगल ईयर्स अगर हैं तो दूसरे लीगल ईयर्स को नहीं मिलेगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि किसी के औलाद ही नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाएगी? उसके भाइयों को जाएगी। और अगर सपोज कर लिए कि औलाद अगर है तो फिर वो भाइयों का हिस्सा खत्म हो गया। अच्छा। तो उसमें होता है कि जो जितना ही ब्लड से आपके नजदीक है उतना ही ज्यादा जो है
वो जो ब्लड से दूर वाला है उसके ऊपर वो ब्लड से जो करीब है वो प्रेफरेंस ले जाता है। ये एक इस्लामिक सिस्टम है। अच्छा। उसी तरह से क्या कहते हैं हिंदूज में भी है। हिंदूज में ये 2 स्कूल है, दया भागा और मिताक्षरा स्कूल। हाँ। इसमें यह है कि एक जो उसकी खूबसूरती है कि अगर बच्चा कोई जन्मना नहीं है, अगर वो पेट में है तो उसका भी हिस्सेदारी हो जाती है प्रॉपर्टी में। तो ये सब चीजें हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के, डिफरेंट इलाके के, डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स के, वो अलग अलग सिस्टम है, वो प्रिवेल करता है। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ हैं, तारिक अहमद। हेलो हेलो हेलो, तारिक साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से और जुड़े हैं, निसार अहमद वानी। हेलो हेलो, निसार साहब, क्या आप लाइन पर हैं? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पा रहा है। गाजी साहब, ये बताइए, कोई गिरफ्तार शख्स है अगर, तो उसके जो कानूनी हक है वो क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस को पहले बताना पड़ता है कि किस ऑफेंस में, यानी आम जो बोलने का डायलॉग है, किस जुर्म में आपने हमें अरेस्ट किया है जी। अब जब अरेस्ट हो गए तो अरेस्ट होने के बाद जो है वो एक गिरफ्तार आदमी के कुछ हकूक होते हैं। अच्छा। एक तो कानूनी हकूक ये होता है, पहला काम कि किसी भी गिरफ्तार अरेस्टेड पर्सन को 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द, तो कानून है वो ये कि जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होगा। अगर किसी वजह से लेट हो रहा है पेश करने में तो वो लेट जो है 24 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली है कि आपको 24 घंटे में पुलिस को पेश करना है मजिस्ट्रेट के पास, ताकि वो अपनी बात अरेस्टेड पर्सन रख सके जी। उसके अलावा एक एज ए सिटीजन जो है, खासतौर से जब से जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह है कि जैसे उसके घर वालों को बताना पड़ेगा कि भाई फला आदमी अरेस्ट हो गया है। उसको ऑप्शन दिया जाता है कि घर में आपको किसको बताएं, वो बताता है तो उसके बाद वो बताया जाता है। उसके अलावा ये कि उसको हाथ कड़ी लगाकर घुमाना नहीं। उसके अलावा लेडीज के मुतल्लिक ये है कि कोई लेडीज पुलिस ही अरेस्ट करेगी। दूसरी बात ये कि लेडीज को दिन में जो है अरेस्ट करने के पर्पज से थाने में नहीं बुलाया सकता है, अरे दिन में बुलाया जा सकता है, रात में नहीं बुलाया जा सकता है। और तीसरी बात इसमें जो आगे चलती है वो ये कि अरेस्टेड पर्सन के लिए जैसे उसके जो बाकी जो सिटीजन्स का एज ए सिटीजन अधिकार है वो उसका खत्म नहीं होता है। उसको जो है फिर ये अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो अवेलेबल है तो पुलिस की के लिए ये लाजमी है कि वो पुलिस उसी वक्त उसे बेल दे अगर वो जमानती लाता है तो। अगर नॉन अवेलेबल है तो मजिस्ट्रेट के पास पेश करे। और मैं बताऊं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इवन सोसाइटी में डिफरेंट लोगों के आपसी ताल्लुकात को गवर्न करने के लिए जो कानून बन रहे हैं वो तकरीबन इस वक्त जो ये चल गया है पिछले 50 सालों में खासतौर से कि वो इंटरनेशनल कन्वेंशन के किसी न किसी के तहत होते हैं। क्योंकि दुनिया के ज्यादातर ममालिक जो हैं वो यूनो के मेंबर हैं तो पहले वहां पर कन्वेंशन पास हो जाता है और उसी हिसाब से यहाँ पर लॉ पास होता है। वक्त ऐसा आने वाला है कि एनडीएमसी यानी जो लोकल लॉज हैं उसको भी पास करते वक्त ये ख्याल रखा जाएगा कि आप इंटरनेशनल कन्वेंशन का ख्याल किया गया है कि नहीं उस कानून को पास करने में, उस बिल को इंट्रोड्यूस करने में। ये चल रहा है जी। कश्मीर से एक बार फिर से हमारे साथ है तारिक अहमद साहब। हेलो हेलो मैम। जी तारिक साहब, बताएं क्या सवाल है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन है, जो कहीं पर कोई दोस्ती होती है तो बीच में कोई घर है जो पास के जो बाकी घर है उन्होंने उसका रास्ता जो है रोक रखा है, लेकिन पहले से आप उसका रास्ता जो है बना हुआ था तो उसका रास्ता रुका हुआ है। वो स्टेट लैंड है या मिल्कियत नहीं थी, उन्होंने फिर बंद किया कि अब हमारे कब्जे में है। जो बीच वाला घर है क्या वो अपने रास्ते के लिए हक रखता है? जी देखिए, अगर ऑलरेडी वो रास्ता पहले इस्तेमाल होता था, चाहे उस रास्ते की मिल्कियत किसी के पास हो, लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर दें कि ये रास्ता जो है पहले था, पिछले 100 साल से 150 साल से इसको एज ए रास्ता इस्तेमाल किया जा सकता था, तो उसकी क्या जा रहा था, पब्लिक उसको इस्तेमाल कर रही थी, तो उसको कोई दूसरा जो है अगर उस पर कोई चीज बनाना चाहे यानी उस रास्ते को ब्लॉक करना चाहे तो आपके पास कानूनी हक है कि आप जाकर उसे रुकवा सकते हैं।
इसको इजमेंट्री राइट बोलते हैं, यानी कि चूंकि आप इस्तेमाल करते रहे हैं, मोहल्ले के लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उस पर हक हो जाता है, चाहे मिल्कियत वो किसी की भी हो। तो आपके पास आपका अपना इजमेंट्री राइट्स है, आप जाके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर वो कुछ बना रहे हैं तो इंजंक्शन ले सकते हैं, अगर वो बनवा चुके हैं तो उसको रिमूव करवा सकते हैं। जी, कश्मीर से ही हमारे साथ हैं निसार अहमद वानी। हेलो। हेलो जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मेरी बेटी का निकला गया था ये एडहॉक, इसमें ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसने अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था उसका 2010 में जी। उसका फिर लास्ट तीन महीने पहले उसका एक लिस्ट निकल गया था जी। उसका वो आया था वेटिंग लिस्ट में 17th नंबर। अब उनको वो 17th नंबर से ऊपर आ गई है। अक्टूबर में वो लिस्ट निकला था जी, अक्टूबर में, इन मंथ ऑफ 2018 में जी। मगर हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है। ये हमें कल एक आदमी बता रहा है कि भाई आपकी बेटी का नाम आया है इसमें, वो वेटिंग लिस्ट ऊपर आ गया है, उसका नाम आ गया, तो आप क्यों नहीं गए उधर? हमने कहा हमें कोई पता नहीं है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब इसीलिए हमें देखिए अक्सर मैं सवाल आपका समझ गया वानी साहब। अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये होता है कि सपोज ये कर लीजिए कि 30 सीट है और उन लोगों ने 30 तो ये कर दिया, प्लस आगे 10 जो है वेटिंग लिस्ट में रख दिया। तो आम तौर पे उनके सर्कुलेशन में ये होता है कि जिस रोज एडमिशन हो रहा है उस रोज आप वहां पर मौजूद रहें, ताकि अगर आपके लिए जगह खाली हो गया तो आप वहां पे एडमिशन ले सके। आम तौर पे सर्कुलर में ये बात होती है, जरा आप भी देख लीजिएगा। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ये है कि वेटिंग लिस्ट में है और आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, इस किस्म का कोई चीज सर्कुलर में है और आपको इन्फॉर्म नहीं किया गया है उस पते पे जो कि आपने फॉर्म में आपकी साहबजादी ने लिखा है, तो फिर आपके पास एक जवाब बनता है। वैसे आम तौर पर यही देखा जाता है कि ऑलरेडी एडमिशन के प्रोसेस में ये बात लिखी रहती है कि आपके अगर वेटिंग लिस्ट में आए तो आपको क्या करना है, उसको देख लीजिए और उसके बाद किसी एडवोकेट से आप कंसल्ट कीजिए। जी, और मुंबई से एक कॉलर हमारे साथ है लाइन पर। हेलो 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 जी, बताएं सवाल। मैं सबीहा सैयद बात कर रही हूँ बॉम्बे से। जी सबीहा, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरे शोहर के चचेरे भाई हैं आफ्ताब सैयद। हाँ, उन्होंने ना अपना खेत हम लोग को दिया है कर्नाटक में, बेलगाम में। अच्छा। और उससे पहले उन्होंने अपनी बहन से कर्जा लिया था और उनकी बहन ने उनपे पेपर पे लिखवा लिया है, अगर ये 2 लाख रुपए में खेती ले लेती हूँ और उस पर एग्रीमेंट बना हुआ है, 1 साल के अंदर अगर पूरा पैसा अगर खेती का नहीं देते हैं तो वो खेत अपना वापस हो जाएगा खेत वाले के नाम पे। तो 3 साल होके गया और वो खेत वाले ने, इनके चचेरे भाई ने अब हमको दिया है खेत, तो क्या उनकी बहन कुछ कर सकती है क्या कानूनी कार्रवाई? जी देखिए, आपने जो फैक्ट्स बताया उससे आपका सवाल क्लियर नहीं हो रहा है। आप जरा सवाल क्लियर कीजिए। लेकिन आप साथ साथ ये भी बता रही हैं कि वो जो पैसा दिया गया था वो 3 साल पहले दिया गया था, उसमें ये था कि 1 साल के अंदर वापस कर देंगे। तो देखिए, एग्रीमेंट के जरिए ये है कि अगर वो पैसा दे रहे हैं, 1 साल वो निकाल दीजिए, 3 साल, ये तो 2 साल है अभी। तो अभी आपके पास 1 महीना उनकी बहन के पास टाइम है, वो उसके ऊपर क्लेम कर सकती। जी गाजी साहब, अगर हम घरेलू मसलों में अदालती, जो घरेलू मसले होते हैं उसमें अदालती रास्ते क्या क्या होते हैं? घरेलू मसले कई किस्म के होते हैं। आम तौर पर यह लिया जाता है घरेलू मसले का मतलब हस्बैंड वाइफ में के बीच तनाज़े। तो हस्बैंड वाइफ के तनाज़े में कई चीज़ें हैं, जैसे अगर वाइफ नॉन वर्किंग है और कंप्लीट फाइनेंशियली डिपेंड करती है मेंटेनेंस के लिए हस्बैंड के ऊपर, तो उनके खिलाफ कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए जा सकती है। अगर हस्बैंड तशद्दुद कर रहे हैं तो पुलिस थाने में जा सकती है, वहाँ पर 498A का केस होता है क्रूएल्टी का। उसके अलावा अब डोमेस्टिक वायलेंस में जा सकती है, जिसमें कि उसको ये हक दिया गया है कि आपका हस्बैंड आपको मेंटेनेंस करे और किसी किस्म का तशद्दुद जो है आपके प्रति ना करे। तो ये सब ये हैं जो कि अवेलेबल हैं एक लेडी होने के नाते। बताऊं कि जो हिंदुस्तान का या अपना पूरी दुनिया का तकरीबन कानून है, जिसका एक हम भी पार्ट हैं,
कि ह्यूमन रिलेशन को गवर्न करने के लिए जो डिफरेंट किस्म के लॉ बनाए गए हैं उसके मुतालिक जानकारी ज़रूरी है। ख़ासतौर से सोशल या बेनिफिशियल लॉ है, उसके मुतालिक हर सिटीजन्स को जानना चाहिए। जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, एज ए वाइफ आपका क्या हक है, एज ए हस्बैंड आपका क्या हक है, एज ए सन आपका क्या हक है, एज ए सन आपकी जिम्मेदारी क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत क्लियर तौर पे आगे आने वाली हैं। अभी हस्बैंड और वाइफ का मसला चल रहा है, कहीं कहीं बुजुर्ग माँ बाप के मुतालिक भी उनके राइट्स के मुतालिक भी कानून बने हैं। इसी तरह से हमारे बच्चों के मुतालिक कानून बना है कि बच्चों का भी हक है जब तक वो नाबालिग हैं, उनको यह हक है कि वो स्कूल जाएं, उनको यह हक है कि उनके माँ बाप उनको किस तरह से ट्रीट करें। तो ये बेनिफिशियल जो लेजिस्लेशन है, जो कानून है, इसके मुतालिक हर सिटीजन्स को जानकारी होना चाहिए। इत्तफाक ऐसा है कि हमारे कानून का ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश के अलावा, हिंदी के अलावा भी डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस में आ रही हैं। उसको कम से कम हमें जो हमारा बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, जो वेलफेयर का लेजिस्लेशन है, इसके मुतालिक जो है हम एज ए सिटीजन हमें पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। जब हम हक जानेंगे नहीं तो हम लेंगे कैसे। दूसरी बात, जहाँ हक होता है वहीं आपकी ड्यूटीज भी होती है, जहाँ राइट्स होती है वहाँ ड्यूटीज भी होती हैं। जब आदमी राइट जानता है तो साथ साथ ड्यूटीज भी जानता है कि हमारा दूसरे के प्रति हमारी ड्यूटीज क्या है। तो इसलिए कानून का जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ हैं, तारिक अहमद। हेलो 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 जी, तारिक साहब बताएं सवाल क्या है आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक अहमद है। जी अच्छा, माफ कीजिएगा फारूक साहब, बताएं सवाल क्या है आपका। मेरा सवाल ये है जी, मेरा सवाल ये है कि अगर एक बाप को 4 बच्चे हैं और उसमें 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है जी, अचानक एक बेटे का जो बेटा एक है उसका डेथ हो जाता है, तो उसमें जो 3 बच्चियां जो है, मान लो बेटी, जो 3 बेटी बाप के है, उनकी भी शादी होती है जी, तो उसकी प्रॉपर्टी तो उनको बराबर में हिस्सा मिल जाता है या कैसे? ये वकील साहब से मुझे पूछना है। वो देखिए जो फारूक साहब, आपका सवाल बहुत क्लियर है कि एक साहब हैं, उनका बेटे का इंतकाल हो गया है, 3 बेटियां हैं, तो प्रॉपर्टी या बेटियों की शादी हो गई है। देखिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी से इनहेरिटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो शादी से किसी किस्म का, चूंकि लड़कियों की विदाई होती है, वो घर से चली जाती है, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बेटी की अगर विदाई हो गई तो उसका प्रॉपर्टी से भी हिस्सा खत्म हो गया। तो ये कन्फ्यूजन से अपने को अलग कर लेना चाहिए। कानून बहुत क्लियर है कि बेटी का भी प्रॉपर्टी में हक है। अब बेटे के न रहने की वजह से प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ जो पहले लाइन के जो वारिस हैं वो 3 बेटियां हैं। इस्लामिक सिस्टम से अगर जाएंगे आप, इंडियन अगर कानून से जाएंगे तो बराबर बराबर का हक है। अगर इस्लामिक सिस्टम से जाएंगे, मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा, तो आधे हिस्से में 3 बेटियों का होगा और आधा भाइयों की तरफ जाएगा, जितने भाई हैं उसमें डिवाइड होगा। जी, कश्मीर से ही एक कॉलर हमारे साथ है, नीलोफर। हेलो हेलो मैडम, मैं रज्जाक बोल रहा हूँ हैदराबाद से। जी, हैदराबाद से बात कर रहे हैं, बताएं सवाल क्या है आपका। मैं अभी मैं जो ना राम मंदिर के बारे में बोला था, जो ना बाबरी मस्जिद के बारे में जी, वो उसके बारे में कुछ सवाल जवाब नहीं। वो बाबरी मस्जिद ऑलरेडी वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी पहले जी, उसके बाद में जो ना उसको ढाकर जो ना उसके अंदर पूरे जो ना मूर्तियां वगैरह बिठाकर पूजा पाठ चल रहा है, उसके बारे में कोई रुकावट नहीं है। देखिए, मसला फैक्चुअल पोजीशन क्या है, ये चीज ऑलरेडी कोर्ट में सब जुडिस है। एक पार्टी का क्लेम यह है कि वहां पर पहले मंदिर था, उसको तोड़कर मस्जिद बनाया गया बाबर के बाद, उनके जो एक सिपहसालार थे मीर बाकी के जमाने में। दूसरी पार्टी का क्लेम यह है कि वहां पर कभी कोई मंदिर नहीं थी और जो वहां मस्जिद बनी थी वो एक मस्जिद पाक साफ जमीन पर बनी थी। लेकिन चूंकि अब एक डिस्प्यूट सही है या गलत है, ये हकीकत है कि आज की डेट में एक डिस्प्यूट है, यह हकीकत है कि डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट में पेंडिंग है। तो जब 2 कम्युनिटी या 2 लोगों के बीच में अगर आपस में वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं,
कोर्ट के जिम्मा है, तो बेहतरीन अब तरीका यही है कि कोर्ट के वर्डिक्ट पे, उसके जजमेंट पे बिलीव करें और उसी के हिसाब से एक्ट करें। अगर इस तरह से अगर छोड़ दिया जाए तो फिर अनैरकी फैल जाएगा। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान के डिफरेंट कम्युनिटी को एक जगह आना पड़ेगा और एक चीज पर ईमान मतलब कि अकीदा या यकीन रखना पड़ेगा कि हमारे बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें आपको जोड़ता है। अगर कोई ये कहता है कि हम आप साहब को इसको फला राष्ट्र बनाएंगे और कोई कहता है कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इन सब चीज़ों में जो भी बात करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बात करता है। हम एक दूसरे से इसलिए जुड़े हुए हैं कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को मानते हैं और संविधान को जितने मानने वाले हैं वह एक दूसरे के भाई हुए। कम से कम हमारे इस बात पर इत्तेफाक है कि हमारे बीच अगर किसी किस्म का तनाज़ा, डिस्प्यूट हो तो संविधान के दायरे में हम उसको हल करेंगे। अगर इसके अलावा कोई बात करता है तो फिर वो देश हित में बात नहीं करता है, सोसाइटी के हित में बात नहीं करता है। इसलिए हमें किसी भी किस्म के मसले को ये बराबर ख्याल रहे कि उसको कानून के नुक्ते नज़र से सुलझाना है। कानून किसी हालत में अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर कोई मसला सब जुडिस है तो हमें कोर्ट का एहतराम करना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान के पूरे सिटीजन्स को कोर्ट का एहतराम करना चाहिए। हमें यह हक नहीं बनता है हम ये कहें कि अगर वो नहीं करते हैं तो मैं क्यों करूं, बल्कि हर आदमी अपने एक्ट का जिम्मेदार है। इसलिए पहले तो दिमाग में यह रखना चाहिए कि हम जो है कोर्ट का एहतराम करते हैं और कोर्ट का जो भी फैसला आ जाए उसको हम मानेंगे। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन छिन्न भिन्न हो जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन छिन्न भिन्न हो पाएगा तो हम एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात कही गाजी साहब आपने। एक कॉलर हमारे साथ हैं कश्मीर से, नीलोफर। हेलो। हेलो मैम, सलाम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल क्या है? जी मेरा सवाल ये है, मेरी एक सिस्टर है, मुझसे छोटी है, वो मेंटली रिटार्डेड है जी। उसकी 2 बेटियां हैं। उसके हस्बैंड घर दामाद था। अच्छा। फिर वो भाग गया तो उसने दूसरी शादी कर ली। तो मैं उस बेटियों के लिए मेंटेनेंस के लिए अदालत में गई तो वो मुझे मिल रहा था बच्चों के लिए। फिर बीच में उसने गार्डियन का केस किया। उसमें जज ने मुझे वो बंद किया, बोला कि इसके असली गार्डियन जो है वो इसकी नानी है बच्चों की। अगर वो इनकी माँ मेंटली रिटार्डेड है तो फिर अब तक ये 2014 में हुआ था ये बांध। अब उसने दूसरी शादी कर ली। सर मुझे बताएं मैं क्या करूं? उसका जो महरा है वो एक जमीन का कनाल है, वो भी उसने नहीं दिया है। न उसने तलाक दी, न उसने महरा दिया, न उसने कुछ दिया और वो भाग गया। उसने दूसरी शादी कर ली। अब सर मुझे बताएं मैं क्या करूंगी उन बच्चों के लिए? मैं क्या देखिए, इसमें जो सिचुएशन है जो आपने बताया कि बच्चियों का मेंटेनेंस चल रहा था जो कि 2014 तक चला। बच्चियों का तो हक है फादर के प्रॉपर्टी में और फादर उसको मेंटेन करें। और आगे जो आपने बताया इसमें कि वो न डाइवोर्स दे रहा है न मेहर में जो ज़मीन है वो दे रहा है। तो बात यह कि मेहर का जो प्रॉपर्टी है वो तो हर हालत में वाइफ की है और अगर वाइफ नहीं है तो फिर उसके वारिसैन का है, तो उस पर भी हक बनता है। मेहर के लिए वो जा सकती हैं और हिंदुस्तान में डाइवोर्स का भी सिस्टम है। अगर वो डाइवोर्स नहीं दे रहा है तो खुद प्रोसीड कर सकती हैं, डाइवोर्स के लिए जा सकती हैं। तो अच्छा, गार्जियनशिप की जहाँ तक बात है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर किसी के बाप जो है गार्जियनशिप का हक नहीं अदा कर पा रहा है, माँ नहीं है या माँ ने दूसरी शादी कर ली, तो फिर औलाद जो है दादा दादी या नाना नानी ही के पास जाते हैं, उन्हीं की गार्जियनशिप है। वकील साहब एक कॉलर हमारे साथ हैं कश्मीर से, मंजूर अहमद साहब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। जी मैं वकील साहब से पूछना चाहता हूँ जी। HDFC बैंक के नाम से एक बैंक है यहाँ जम्मू कश्मीर में, तो वो वहाँ से पॉलिसी करते हैं HDFC लाइफ के नाम से जी। तो वकील साहब ने मुझसे पॉलिसी करवाई, तो मैंने उनको बोला कि 5 साल के लिए पॉलिसी करो जी। तो उन्होंने पॉलिसी डॉक्यूमेंट मुझे भेज दिया यहाँ पे। तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मैंने उनके जो एजेंट साहब थे उनको बोला कि मुझे ये समझा दो। तो उन्होंने वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट मुझसे ले लिया, बोला कि 2-3 दिन के बाद आना, मैं आपको समझा देता हूँ जी। फिर मैं 2 दिन
दिन के बाद गया तो उन्होंने फिर वही बोला कि मैं बिजी हूँ, 2-3 दिन के बाद आना। उसके बाद उन्होंने वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ही गायब कर दिया वहाँ से। तो मैंने इस साल 31 सितंबर को चौथा प्रीमियम भर दिया उसमें। तो ये तकाजा करने पर कि मुझे पॉलिसी डॉक्यूमेंट दो, उन्होंने मुझे हेड ऑफिस भेज दिया। हेड ऑफिस से मुझे पता चला कि ये पॉलिसी 5 साल के नहीं 15 साल के लिए बनी है, जिसमें मुझे 5 साल तक सिर्फ पेमेंट करनी है और 5 साल पेमेंट करने के बाद 10 साल और रुकना है। बोल रहे कि शायद डबल हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि मैं मेरी पॉलिसी कैंसिल कर दो तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। अब मैं वकील साहब से ये जानना चाहता हूँ कि इसमें IRB का क्या रोल है या कंज्यूमर कोर्ट का क्या रोल है? नहीं, बिल्कुल आप या IRDA से भी मैंने रास्ता कायम किया, IDFC को भी मेल मैंने किया, कोई जवाब नहीं आ रहा है। जी ठीक है जी, ऐसा है कि चूंकि ये मसला बिल्कुल लोकल नेचर का है, आप बराए मेहरबानी अपने जो एजेंट हैं या जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं पॉलिसी वगैरह के सॉरी, उनसे आप राब्ता कायम करें। जो कानून इसमें बीच में आता है वो ये आता है कि आपके जो फैक्ट्स आपने दिया है उससे ये क्लियर हो रहा है कि जो भी गलतफहमी हुई है उसमें आपके और आपके एजेंट के बीच की चीज है। अगर बाद में आपको ये पता चला कि ये पॉलिसी 5 साल के लिए नहीं है बल्कि 15 साल तक का है, या 5 साल का जो बात आया है वो सिर्फ इसलिए आया है कि 5 साल तक आपको पैसा देना है, लेकिन कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है होती है जो कि जिसको कि अगर आप तब्दील करना चाहें ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ दैट पॉलिसी तो उसमें प्रोविजन ना हो। उसमें प्रोविजन होगा, फर्क यह है कि कुछ इंटरेस्ट की बात होगी, कुछ काटने की बात होगी, कुछ रकम कम करने की बात होगी, लेकिन अगर पॉलिसी आप दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका भी सिस्टम होता है, अगर कन्वर्ट न करना चाहे, खत्म करना चाहे तो उसका भी सिस्टम होता है। मुंबई से एक कॉलर हमारे साथ है, अब्बास खान। हेलो। हाँ जी जी, सवाल बताएं। मेरा सवाल है 47-48 में जी हमारे गांव से हमको निकाल दिया गया और मुझे मेरी 27 एकड़ जमीन है और मैं अब उस पर केस कर सकता हूँ क्या? देखिए, एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। अगर आपके गांव से आपको निकाल दिया गया और आप लाजमी है कि आपकी जमीन आपके कब्जे से चली गई तो फिर बात वही आती है कि पिछले 70 साल आप क्या करते रहे। कानून का एक सिस्टम होता है जिसको कि लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं कि अगर आपका कोई हक है भी तो उस हक को आप कानून के हुदूद जो है उस हुदूद के अंदर ही आप जाकर क्लेम कर सकते हैं। तो आपका टाइम जो है टाइम बार हो गया है, आपका जो भी क्लेम है आपकी अपनी प्रॉपर्टी पे। जी, श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ है, इरफान। हेलो। हेलो जी इरफान साहब, बताएं सवाल। जी मैडम, मैं सवाल मेरा ये है कि मैं एक्चुअली जिस फैमिली का मैं हूँ, मैं वहाँ पे अभी तक उन्होंने मुझे दूसरी फैमिली ने गोद लिया था बचपन में जी। तो अब वो फैमिली मुझे चाहती नहीं है कि मैं उनके साथ, वो हमारे साथ ही रहे। तो अच्छा। मुझे कह रहे हैं अपने घर चले जाओ। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ मेरे फादर जिंदा नहीं थे, उन्होंने मुझे बताया नहीं था। तो वहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो मुझे वो बोल रहे हैं वहाँ पे अब तुम्हारे पेपर किस नाम से है, मेरे पेपर उनके नाम से नहीं है, सारे पेपर इनके नाम से हैं। तो वो मुझसे मतलब जवाब ही दे रहे हैं वापस, कह रहे हैं कि यहाँ नहीं कुछ नहीं। देखिए, कानून इस मसले में बहुत डेवलप हो गया है कि आप फला खानदान के हैं या नहीं है। पहली बात तो ये कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से, मुस्लिम लॉ के हिसाब से गोद लेने की प्रथा नहीं है, जो कि गोद लेना ही ये तो कर सकते हैं है कोई भी मुस्लिम कि किसी बच्चे को लेकर पाले पोसे, लेकिन उसके बाप का नाम उससे नहीं ले सकता है। बाप का नाम वहां पर वही चलेगा। अगर आपके साथ ऐसा हो गया है कि जिसने आपको गोद लिया है अगर बाप के नाम पर भी अपना नाम फादर की जगह पर चढ़ा दिया है तो आप, और आज की डेट में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप अपने जो नेचुरल बायोलॉजिकल फादर हैं वही आपके रियल फादर हैं, उनकी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा होगा। अगर सपोजली कि उसके बाद वो नहीं देने के लिए कह रहे हैं या इनकार कर रहे हैं कि आप, पहली बात तो ये कि अगर ये इकरार कर लिए कि आप ही उनके औलाद हैं और आपने गोद दे दिया है इसलिए अब आपकी उनकी प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा नहीं है, तो ये कानूनी तौर पर इल्लीगल है। लेकिन अगर वो इसी से इनकार कर रहे हैं कि आप उनके औलाद थे, तो आज की डेट में बायोलॉजिकल वल्दियत को प्रूफ करने के तरीके हैं, डीएनए है, उसमें आप जा सकते हैं, आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आप उनके औलाद हैं। द मोमेंट आपने ये प्रूफ कर दिया कि आप उनके औलाद हैं तो फिर आपके जो रियल फादर हैं उनके प्रॉपर्टी में आपका उसी तरह से हिस्सा हो जाता है जिस तरह से उनके और औलाद का है।
जी, महाराष्ट्र से एक कॉलर हमारे साथ है, रियाज अहमद। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल था कि मैं एक कारखाना लिया था, तो उसमें मेरे 7/12 पे नाम जो है वो नहीं चढ़ा हुआ। तलाटी ऑफिस में मैं गया था तो रजिस्टर पे नहीं चढ़ा हुआ, तो आगे मेरे को कोई तकलीफ आ सकती है? मेरे को डुप्लीकेट बना के दिए वो लोग। जी ठीक है, जब डुप्लीकेट आपका बन गया ना, जब डुप्लीकेट आपका बन गया तो बस ओरिजिनल और डुप्लीकेट में फर्क ये होता है कि अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको जाकर शो करना पड़ता है कि आपके पास ओरिजिनल क्यों नहीं है। सपोज के लिए किसी भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है, कारखाना हो या लैंडेड प्रॉपर्टी हो, अगर चोरी में चला गया या जल गया तो उसका क्या तरीका? उसका तरीका यही है ना कि फिर जाकर आप डुप्लीकेट बनाएं। तो जो डुप्लीकेट बन जाता है, जिसको कि सेकेंडरी ये बोलते हैं, उसकी भी कानून के तौर पर वही वैल्यू होती है जो ओरिजिनल की होती है। जी, श्रीनगर से हमारे साथ है अल्ताफ। हेलो। लगता है इनसे राब्ता नहीं हो पाया। हमारे साथ श्रीनगर से ही हमारे साथ है फरहत। हेलो। हेलो फरहत, क्या आप लाइन पर हैं? जी सवाल सवाल पूछें। हेलो जी फरहत, सवाल पूछें। हेलो वकील साहब। जी बिल्कुल वकील साहब आपको सुन रहे हैं, आप सवाल पूछें। जी देखिए फरहत, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। 2 साल मेरी बेटी की शादी हुई है। हाँ जी बताएं। आज से 2 साल पहले मेरी बेटी की। फरहत देखिए, सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। आज से 2 साल पहले मेरी बेटी की शादी एक लड़के से हुई, तो उसको 1 साल के वो मैंने की बंद। जी सवाल पूरा करें आप। मेरी बेटी की शादी हुई एक ऐसे लड़के से जिसको कोर्ट में कोई केस था पहले से ही, लेकिन उसकी सजा उन्हें मिली थी। तो वो हुआ था उसकी सजा। अब उसे 1 साल के बाद फिर से ले गए जेल। अब केस सुप्रीम कोर्ट में है, उसे छोड़ते क्यों नहीं है? एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं ना हो सकती है। अगर उसे पहले ही सजा मिली है तो दूसरी बार क्यों उसको सजा दी जा रही है? उनको तिहाड़ जेल में आपने जो केस बताया वो ये कि एक साहब को पहले कोर्ट ने सजा कर दी, फिर उसके बाद जो है बाद में सजा कर दी, तो क्या केस है? किस मसले पे सजा हुई? उनके खिलाफ क्रिमिनल केस कैसा है? ऐसा सिचुएशन आता है कि किसी को 1 साल तक जेल में रहा, उसके बाद बरी हो गया, पता चला कि बरी हो गया तो जेल से बाहर निकल गया, उसके बाद सरकार जो है उसके खिलाफ अपील कर दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अपील में ये हुआ कि नहीं साहब उसको सज़ा हो गई, 3 साल की सज़ा हो गई, तो बाकी जो अगर उसका पहले 1 साल जेल में रह चुका है तो बाकी 2 साल की तो सज़ा उसको भुगतनी होगी ना। तो इसीलिए पहले केस का कंप्लीट फैक्ट्स आप लोग बताया कीजिए कि आखिर में क्या केस था, सज़ा किस कोर्ट से हुई थी, और फिर दूसरी बार अगर उनको जेल में भेजा गया है, सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो इसका वजह क्या है? जी, और श्रीनगर से एक कॉलर है हमारे साथ, जावेद। हेलो। लगता है किसी वजह से इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया। बैंगलोर से एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद। हेलो। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। देखिए बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी हेलो। जी सवाल बताएं। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम, हाँ मौसा बताएं। मेरा नाम मोहम्मद है, बैंगलोर से बात कर रहा हूँ। जी मैं सुन रहा हूँ। जी आप सवाल पूरा करें, हम आपको सुन रहे हैं। जी ये माँ के सामने बेटा गुजर गया तो क्या बेटे का ये प्रॉपर्टी में हिस्सा है क्या? मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं कि माँ के सामने बेटा बोल रहा है बेटे के प्रॉपर्टी में हिस्सा है कि नहीं? प्रॉपर्टी में हिस्से के सामने बेटा गुजर गया है क्या? माँ के सामने बेटा गुजर गया, बेटे का इंतकाल हो गया है। नहीं, जब इंतकाल हो गया तो फिर उसकी हाँ माँ का हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में। अगर सपोज कर लीजिए हाँ बेटे का जब इंतकाल हुआ है और उसके पास प्रॉपर्टी है और उसकी बीवी है और बच्चे हैं और माँ है, तो पहले 1/8 प्रॉपर्टी का मुस्लिम लॉ के हिसाब से 1/8 प्रॉपर्टी का निकल जाएगा, वो माँ को जाएगा या बाप को जाएगा या दोनों को जाएगा अगर दोनों है तो।
बाकी जो प्रॉपर्टी बचेगी 1/8 निकालने के बाद वो फिर उसके बेटे बेटियों में उसका बंटवारा होगा। जी, गुजरात से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी हैं, जीनत। हेलो 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 जी जीनत। हेलो जी जी, सवाल बताएं। हाँ, मेरी अम्मी का 15 साल पहले ना तलाक हुआ था, तो मेरे अब्बा की हम 4 औलाद है जी। अब उनका इंतकाल हो गया है, तो उनकी प्रॉपर मतलब में उन्होंने हमको तो दे के गए थे, 15 साल से उन्होंने कुछ भी नहीं दिए थे हमको। अब उन्होंने हमको सब दे के गए, तो वो हमारे पास वो सबूत भी नहीं, और जो उन्होंने दूसरी बीवी करे थे वो कुछ हमको दे नहीं रहे मतलब। अच्छा, देखिए, अगर ये सबूत है कि चाहे आपकी मदर का 15 साल 10 साल या 5 साल पहले तलाक हो गया है, उससे आपका अपना हिस्सा जो है आपके वालिद की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर ये प्रूफ कर देंगी कि मैं उनकी बेटी हूं या हम 3 बहनें हैं जो कि फला की बेटी हैं, तो उनके आपके वालिद के इंतकाल के बाद जैसे और उनकी बेटे बेटियों का हिस्सा है, उसी तरह से आपका भी हिस्सा है। तो आप उनके खिलाफ जो है उनके इंतकाल के बाद उनके जायदाद में आप हिस्सा मांग सकती हैं। जी, और रामपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, शानू। हेलो हेलो मैडम, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं सवाल। शानू देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए, इससे हम आपका सवाल सही से सुन पाएंगे। जी जी, कर दी। जी, सवाल पूछे। सवाल मेरा मैडम ये, मैंने अगले हफ्ते भी करा था, पेंशन के बारे में सवाल करना है, कुछ वकील साहब से जानकारी लेना है। जी जी, बताएं। जी सलाम। शानू, आप अपना सवाल पूरा करें। सवाल हमें ये करना है, हम वकील साहब ने बताया था कि अर्जी अदालत में लगाएं, और हम अपने शहर की अदालत में अर्जी लगाएं, सुप्रीम कोर्ट में लगाएं, हाई कोर्ट में लगाएं। जी, सबसे पहले तो जुरिस्डिक्शन जो है आपके अपने यहाँ का बनता है। आपने ये नहीं बताया कि पेंशन के लिए पहली बात तो ये कि आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए उस डिपार्टमेंट को जिस डिपार्टमेंट से आप आप रिटायरमेंट हुए हैं। अगर वो डिपार्टमेंट कुछ ये आपको नहीं दे रहा है, हर डिपार्टमेंट का अपना रूल्स होता है पेंशन्स का, अगर वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट लगता है। लेकिन पहले आपको रिप्रेजेंटेशन देना होगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वहां पे जाएं। ये है आपके पास जुरिडिक्शन। जी, कोलकाता से एक कॉलर हमारे साथ है, नईमुद्दीन साहब। हेलो हेलो जी, सवाल बताएं। सवाल तो कर दिया मैंने। मेरी वालदा गुजर गई, मेरी अम्मा ने 2 शादी की, मेरे अब्बा ने 2 शादी किए। पिछले माह से 4 बच्चे, लड़के 1 लड़की है, और पहले गैस में 1 लड़का 2 लड़की है। अच्छा, तो मेरे वालिद का हिस्सा जो है, जायदाद का हिस्सा में, उसमें मेरा आधा हो सकता है या सभी में बंटवारा हो सकता है? नहीं, जितने उनके औलाद हैं, चाहे 2 बीवी से हो, 1 बीवी से हो, 3 बीवी से हैं, तमाम औलादों का, लड़का और लड़की का जो हिस्सा होगा वो इस्लामिक सिस्टम से, इस्लामिक शरिया लॉ के हिसाब से होगा। और वही होगा कि उस प्रॉपर्टी का ऐसा डिवीजन होगा कि बेटों के को डबल मिलेगा और बेटियों को बेटों का हाफ मिलेगा। जितने भाई बहन हैं, चाहे एक माँ के 1 लड़का हो और दूसरी माँ के 3 बेटे हों, एक माँ का 1 बेटा हो, लेकिन ये 4 बेटे माने जाएंगे। ये नहीं माना जाएगा कि 1 बेटा अलग है और 3 अलग हैं। सबको उसी हिसाब से बंटवारा होगा जैसे कि वो एक ही माँ के हैं। जी, श्रीनगर से हमारे साथ हैं शिफा। हेलो हेलो जी, शिफा बताएं सवाल अपना। जी, मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी जो माँ है, उनके वालिद का एक जगह पे प्रॉपर्टी थी, तो वो रोड के अंडर हुई, तो गवर्नमेंट ने उनके जो है पैसे दिए उस जमीन के लिए। लेकिन मेरी मासी ने भी लिए, मेरे मामू ने भी लिए 2 जो थे, और मेरी माँ से उनने कहीं गपला करके उससे साइन करवाया। तो क्या हम उन पे केस कर सकते हैं? देखिए, अगर वाकई, पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल क्लियर आप जान लें कि आपके मामू के साथ साथ आपका माँ का भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा है जो कि आपके फादर के नाम से जायदाद थी, और गवर्नमेंट ने जब एक्वायर किया तो गवर्नमेंट ने कंपनसेशन दिया। उस कंपनसेशन में आपकी माँ का हक है। पहली बात तो ये।
दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने किसी हिसाब से मिसलीड करके 420 करके गुमराह करके अगर आपके माँ का दस्तखत लिया है तो फिर आपको ये कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने जो दस्तखत किया है वो इसलिए नहीं किया है कि अपना हक छोड़ रहे हैं। और जब अगर आप प्रूफ कर दें, पुलिस में भी आपका कंप्लेंट बनता है कि आप जाकर पुलिस में कंप्लेंट दाखिल करें कि हमें बहकाकर बहलाकर सही चीज़ न बताकर दस्तखत लिया गया है और ये उस प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा है। तो आपके पास क्रिमिनल ऑप्शन भी है, सिविल ऑप्शन भी है, दोनों ऑप्शन है। जी कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं तारिक साहब। हेलो 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 जी हेलो जी सवाल बताएं। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी हमने एक बच्ची गोद ली है। जी हमने एक बच्ची गोद ली है, क्या हम उसे अपना नाम दे सकते हैं? जी देखिए तारिक साहब, वो कश्मीर में कोई लोकल अगर एक ऐसा बन गया हो जो कि इसका इजाजत देता हो तो बात अलग है। इस्लाम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस्लाम में यह है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो देखिए, इंसान का सबसे बड़ा वैल्यूएबल उसका सरमाया क्या है? उसका सरमाया यह है कि वो किसका लड़का है, उसके माँ बाप कौन है। इस्लाम ये कहता है, और उसी पर इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस शरिया बनता है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो उसको मदद कीजिए, अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी जिंदगी में उसको दे दीजिए, उसको अपने घर बुला लीजिए, लेकिन ये कि उसके अपने माँ बाप का हक नहीं छीनिए। बाप का हक मतलब ये कि आप अपना नाम अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि उसकी जो असल बाप हैं उस बाप का नाम हटा रहे हैं, जिसकी कि इस्लाम इजाजत नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है कि अगर आपको किसी की मदद करनी है तो आप मदद कीजिए, लेकिन उसकी सबसे वैल्यूएबल चीज़ यानी कि उसकी अपनी एंसेस्ट्री, उसका अपना फादर, उसकी अपनी पहचान, उसको डिस्टर्ब करने का किसी को हक नहीं है। इसलिए इस्लाम में गोद प्रथा मना है, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में गोद प्रथा मना है। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर गोद प्रथा नहीं है तो इसका मतलब कि इस्लाम डिस्करेज करता है कि आप किसी दूसरे बच्चे की मदद नहीं कीजिए। बच्चे की मदद करने के लिए इस्लाम कहता है, लेकिन उससे कोई चीज़ छीनने का, एक्सटोर्ट करने का, या बल्कि आप ये कह लीजिए कि हम किसी को कहने को क्या हम दे रहे हैं। अगर किसी के बाप को ही उससे हटा दिए, उसके ख़ानदान ही से, उसके डीएनए ही से उसको अलग कर दिए, तो फिर उसको हम दे क्या रहे हैं। तो चूंकि इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस इस पर बनता है कि आप उसकी मदद कीजिए, अपना नाम नहीं दीजिए, नाम उसके बाप ही का चलेगा, उसके माँ ही का चलेगा। जी और पुणे से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, दादा पीर काजी साहब। हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी सवाल बताएं। मैं पुणे से बोल रहा हूँ। जी सवाल बताएं। कर्नाटक में। जी बताएं। काजी साहब आप अपना सवाल पूरा कीजिए। हेलो जी बताएं, सवाल बताएं। हाँ हेलो, अभी क्या होगा मालूम है क्या? तो हम पहले 72 के साल में जो दुष्काल जो गिरा था। जी हेलो जी जी हाँ, तो उस टाइम पे हमारी हालत बहुत खराब थी। वो गाँव छोड़ के हमने क्या करे इधर काम करने के लिए आ गए इधर। तो हमारी जो जमीन, हमारे जो अब्बा थे ना, उस टाइम पे कुछ भी 2 के 2,500 रुपए में वो उधार पैसे लिए थे। उनका इंतकाल हो गया जी हमारे अब्बा का। तो हम छोटे छोटे थे, तो उस टाइम पे हमने इधर पेड़ भरने के लिए इधर पुणे की तरफ आ गए, तो उन लोगों ने वो जमीन कब्जा कर ली। हमारी जमीन है इनामी, तो उन लोगों ने ताबा देते नहीं हमारे को। भाई काजी साहब, पहली बात तो ये कि आप बता रहे हैं कि 72 के बाद किसी की कार्रवाई नहीं हुई है आपको अपनी ही ज़मीन को क्लेम करने का। तो जैसा कि मैंने बताया, और आपके भी केस में आएगा, वो लॉ ऑफ लिमिटेशन बोलते हैं उसे, कि अगर आपकी कोई जायदाद है तो 12 साल के से कोई दूसरा कब्जे में है, और ये कि आपने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई विद इन 12 ईयर्स नहीं की, तो ये एडवर्स पोजीशन में वो जो उस पर काबिज है वही मालिक हो जाता है। तो आपका केस जो है वो आउट ऑफ लिमिटेशन है, बैडली आउट ऑफ लिमिटेशन है। जी और कर्नाटका से एक कॉलर हमारे साथ हैं, अलमास। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, ये 3 एकड़ जमीन थी हमारे भाई की। उनके 3 बेटियां हैं जी, और दूसरे और हमारे फुफ्फी लोग ये करे है, केस करे है जी। अभी वो
कैसा होता है उसको हमारा करके किस तरह से है? वो देखिए, दादाजी हमारे लगे। आप केस क्या है सही मानों में आप नहीं बता पा रही हैं, आपको नहीं मालूम है कि केस क्या किए हैं, अगर आपके फूफी किए हैं, भाई किए हैं, क्योंकि इसमें तो क्लियर है कि अगर आपके भाई के 3 बेटे हैं तो दूसरा अगर आपकी फूफी मुकदमा कर रही हैं तो ये मुकदमा उनका मैं समझता हूं कि वो होगा कि हमारे आपके यानी कि उनके फादर के इंतकाल के बाद बहन कह रही होगी कि मेरा भी इसमें हिस्सा है, मेरे भाई की जायदाद में नहीं बल्कि बाप की जायदाद में हमारा भाई हमें हिस्सा नहीं दिए हैं, तो वहां पर तो उसका हक बनता है। यानी कि आपके फूफी का लगेंगे आपके बेटों के, उनका तो हक बनता है, क्योंकि वो बाप उनका हक बनता है इसलिए कि उनका बाप जिस तरह से भाई को बनता है उसी तरह से बेटी को बनता है, जिस तरह से बेटे को बनता है। तो ये बहन भाई से हिस्सा मांग रही है जो कि हिस्सा मिलता है बाप की प्रॉपर्टी में। जी, हैदराबाद से एक कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद सलीम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ मैडम, गुजारिश ये है कि 3 साल पहले एक तो बॉम्बे में एक साहब रहते हैं हनीफ नाम के, वो हमारे बच्चे को MBBS में एडमिशन दिलाने के लिए 5 लाख रुपये हमसे लिए, जो हम उनके अकाउंट में RTGS करके ट्रांसफर करे हुए हैं। उसकी रिसिप्ट हमारे पास है जी। तो क्या हम उनके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा आपका केस है, मैं आपका केस समझ गया। किसी ने ये कहा कि आपके बच्चे का या आपके भाई का या आपके बेटे का, भतीजे का एडमिशन करा देंगे, उसके लिए पैसे की जरूरत है। उन्होंने कुछ पैसे की बात की और आपने RTGS से 5 लाख रुपया उनके पास ट्रांसफर कर दिया, यानी कि पैसे के देने का आपके पास सबूत है। ऐसे सिचुएशन में अगर मान लेते हैं कि उस आदमी को पैसा मांगने का हक नहीं था एडमिशन कराने के लिए, आपको गुमराह करके पैसा लिया है, और अगर वो एडमिशन नहीं हो पाया, कहीं डोनेशन का भी ऐसा मसला नहीं है, तो ये 420 का केस है। आपके पास पैसा देने का प्रूफ है, इसलिए आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केस भी कर सकते हैं, सिविल में भी जा सकते हैं पैसा वापस लेने के लिए। जी, कश्मीर से एक कॉलर है हमारे साथ, अल्ताफ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल बताएं। मैंने एक जमीन का एक टूटा किराए पर दिया था 40 साल पहले। वो बहुत ज्यादा किराया दिया करता था जी। तो फिर हमने इविक्शन के लिए कोर्ट में सूट किया था। इन दी मीनवाइल हमने उसको बाहर फेंक दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको दूसरी जगह जमीन अलॉट किया था जी। तो मीनवाइल वो किराया बाज़ाब्ता हमें देना था, हमने फिर इनकार किया था किराया लेने से। फिर वो CGM के कोर्ट में ये किराया डिपॉजिट करता था। जी देखिए, आप का केस ये है जो आप बता पा रहे हैं, वो ये है कि आपका एक किराएदार था जो कि बहुत दिनों से किराएदार था, वो खाली नहीं कर रहा था। आप कोर्ट में गए, उसके खिलाफ मुकदमा डाले, और ये कि वो कोर्ट में किराया जमा करने लगा। इस बीच आपने उसे बाहर फेंक दिया। किसी भी सिचुएशन में आपको किसी भी आदमी को किसी प्रॉपर्टी से कानून हाथ में लेके बाहर फेंकने का हक नहीं है। अगर आपने बाहर फेंका है तो कानून इसकी आपको इजाजत नहीं देती है। उसके पास हक बन गया कि वो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई कर सकता है। आपने जो पहले काम किया था कि कोर्ट में गए थे उसको खाली कराने के लिए, यही आपके पास बेहतरीन तरीका था। लेकिन ये जिसने भी राय दिया या आपने आपसे किए, कानून हाथ में लेने का आपको हक नहीं था। अब उसका हक हो गया है कि आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करे। जी, और कर्नाटका से एक कॉलर है हमारे साथ, आदिल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरे वालिद साहब 3 एकड़ जमीन लिए थे जी। वो क्या है, वो इनामी जमीन थी। वो इनामी जमीन क्या, फॉरेस्ट वाले उस पे ये कर लिया, होल्डिंग कर लिया। अब वो पहाड़ी होल्डिंग में अगर नाम देखे तो जिसका लिए थे वो नाम बता रहा है, हमारे वालिद साहब का नाम बता रहा है। अब वो फॉरेस्ट से निकालना रहा तो क्या करना? जी देखिए, चूंकि ये लोकल सिस्टम है, यहाँ पर लोकल लॉ अप्लाई होता है। आपसे गुजारिश ये है कि किसी लोकल एडवोकेट से बात करें। ये कि स्पेशल लॉ का सिस्टम है जहाँ इनामी ज़मीन है और फिर उसको गवर्नमेंट की एक एजेंसी यानी कि फॉरेस्ट ये ने जो है उसको एक्वायर कर लिया। आप बराए मेहरबानी किसी लोकल एडवोकेट से बात करें जो कि इस किस्म के केसेस को डील करता हो। जी वकील साहब, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत
ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कोई केस लड़ने के लिए पैसा नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि किसी भी केस को लड़ने के लिए एक अच्छी खासी रकम चाहिए होती है। तो अगर किसी के पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए तो उसके लिए कानून क्या रास्ता हो सकता है? सिचुएशन ये है कि देखिए केस तो दो किस्म के कोर्ट में जाते हैं ना लोग। एक तो ये जाते हैं किसी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना है, और एक ये होता है कि नहीं साहब वो क्रिमिनल एक्शन के लिए जा रहे हैं किसी के खिलाफ, या उसके खिलाफ खुद क्रिमिनल केसेस हो गए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में पूरे हिंदुस्तान में लीगल एड का एक सिस्टम है जो कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर ऐसी कोई लेडी, ऐसी कोई विधवा, ऐसी कोई औरत जिसके साथ ज्यादती हुआ है, उसका हस्बैंड निकाल दिया है, उसको निकाल दिया है, बच्चे को निकाल दिया है, हस्बैंड के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपनी जा सकती है लीगल अथॉरिटी के पास। लीगल अथॉरिटी में एप्लीकेशन लेकर फिर उसको एडवोकेट दिया जाता है। इसी तरह से ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं, गरीब हैं, वो अपना केस को दफा नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट ही को डायरेक्शन है, कोर्ट ही पूछ लेती है कि आपके पास कोई एडवोकेट है या नहीं। अगर उस कहता है कि मेरे पास एडवोकेट नहीं है, नहीं मेरे पास पैसा है, तो कोर्ट खुद उसके लिए जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से लीगल एड एडवोकेट्स को बोलते हैं, उनको कोर्ट इंगेज कर देती है। तो ये प्रावधान है कि अगर पैसा नहीं है आपके पास और आपका हक बनता है तो आप हक ले सकते हैं। उसके लिए कोर्ट आपको जो है कानूनी चाराजोई के लिए लीगल एड का सिस्टम बनाई हुई है। जी गाजी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिए। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।